हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, मौसम आज एकदम मस्त हुआ है और हल्का हल्का हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ा रहा हूँ जंगल में। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको मिला भी है, तो आगे भी लगभग यही रहेगा कि फॉरेस्ट में ही कहीं पे बैठ के आपको मैं बताता रहूँगा चीज़ों को, आपके टॉपिक्स में कवर कराता रहूँगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हैबिट बनाए रखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय साइबर सिक्योरिटी वाला सेक्शन कर रहे हैं, और उसमें अभी हम साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स थे उसको हम पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम देखेंगे साइबर वारफेयर क्या होता है। ठीक है ना, साइबर टेररिज्म क्या होता है, इसको हम लोग पहले ही देख चुके थे। आज हम साइबर वारफेयर देखेंगे। देखिए, बेसिक डिफरेंस ये है साइबर टेररिज्म में और साइबर वारफेयर में, कि साइबर टेररिज्म में एक कोई टेररिस्ट ग्रुप होता है जो कि साइबर स्पेस का यूज करके किसी स्टेट, नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन साइबर वारफेयर में कोई एक नेशन, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोई देश है वह खुद इसमें इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। तो साइबर वारफेयर और साइबर टेररिज्म में ये बेसिक डिफरेंस है। ओके दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए, और उससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं। लेक्चर्स तो आप देख ही रहे हैं वैसे भी, तो सब्सक्राइब करके देखिए, हमको भी थोड़ा सा फायदा होता रहेगा, मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, खैर चलिए, ये सब आपका काम है। हाँ, एक बात और ये कि पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और चूंकि इस समय पेंडेमिक एरा है, अभी तक जो नोट्स की कीमत 101 थी, अभी वो 51 हो गया है। तो आप 51 रुपीज़ पे करके आप स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिए और हम इसका नोट्स आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि साइबर वारफेयर क्या होता है। साइबर वारफेयर इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर आर नेटवर्क थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। साइबर वारफेयर आसान भाषा में अगर आप इस तरह से समझें, मान लीजिए कि इंडिया है और चाइना है, और इंडिया के कुछ कंप्यूटर जो एक्सपर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो ब्रीच कर देते हैं क्या, जो इनका नेटवर्किंग सिस्टम है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, उसके थ्रू, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सब चीज़ें हैं, अगर उसको हम ब्रीच करते हैं तो इसको बोलते हैं साइबर साइबर वारफेयर। ओके, इसमें hackers and other individuals trained in software programming and exploiting the intricacies of the computer networks are the primary executors of these attacks। ठीक है ना, इसमें जो जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, जो हैकर्स होते हैं या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और उनकी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते हैं, और ये दूसरे के जो इंट्रिकेसीज हैं, मतलब कि जो दूसरे कंप्यूटर्स के थोड़े बहुत कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उसका प्रयोग करके ये अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसी आर्मी या मिलिट्री का नहीं होता है। इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। दीज इंडिविजुअल्स ऑफन ऑपरेट अंडर द ऑस्पिसेस एंड पॉसिबली सपोर्ट ऑफ द नेशन स्टेट एक्टर्स। हमने पहले ही कहा कि जो साइबर टेररिज्म है और साइबर वारफेयर है, उसमें यही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और जो साइबर टेररिज्म होता है उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दस द साइबर वारफेयर सिंपली इन्वॉल्व द एक्शन बाय अ नेशन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अटैक and attempt to damage another a nation's computer or information networks through the computer viruses or the denial of service attacks। ठीक है, देखिए, वायरस क्या होता है ये आप जानते हैं कि ये मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको इंजर्ट करके किसी के भी सिस्टम में, उसके सिस्टम का जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट किया जा सकता है। और डिनाइल ऑफ सर्विस हम लोग जो है इसके पहले के लेक्चर में देखे थे कि ये ऐसा एक प्रोग्रामिंग होता है जिसको अगर किसी सिस्टम में इंजर्ट कर दिया जाता है, तो जब तक इस जो भेजने वाला है, जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक वो सिस्टम काम नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से साइबर वारफेयर का जो एक्टिविटीज है वो इस तरह से उसका अंजाम दिया जाता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। साइबर वारफेयर जो अटैक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो सबोटेज हो सकते हैं। सबोटेज इन द सेंस कि डायरेक्ट आप जो है किसी देश के जो नेटवर्किंग सिस्टम है उस पर आप अटैक करिए। ठीक है ना, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, उनका जो मिलिट्री सिस्टम है, या फिर आईटी सेक्टर है, या फिर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कॉमर्शियल, इकोनॉमिक्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है।
किसी पे भी वो अटैक कर सकते हैं और डायरेक्ट ये अटैक करते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, वायरसेस के थ्रू या डिनायल ऑफ सर्विसेज के थ्रू, ठीक है ना, किसी के भी थ्रू। उसके बाद स्पियोनेज और सिक्योरिटी ब्रीचेज। स्पियोनेज का मतलब ये होता है कि आप किसी का लुके छिपी उसके इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हैं। आपने कुछ ऐसा चिप डाल दिया, जैसे कि हुआई वाला मैटर आया था, आप ऐसा कोई चिप अपने डिवाइस में डाल दिए हैं और वो डिवाइस जो भी यूज कर रहा है तो उसके सारे डेटा आपके पास आ रहे हैं। या फिर आपने कोई ऐसा मेथड अपनाया जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि आप जो है किसी भी देश के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें उनके डेटा हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सब सारी चीज़ें आप जो है अपने पास रख ले रहे हैं, चुरा ले रहे हैं। तो स्पियोनेज और सबोटेज ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो साइबर वारफेयर के अटैकिंग मेथड के रूप में जाने जाते हैं। साइबर अटैक का जो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जो मेन रीजन है उसके पीछे एक तो सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, कि साइबर वारफेयर को अभी तक जो है इलीगल घोषित नहीं किया गया है। मतलब ये कि चूंकि इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, तो इसको इस तरह से माना जाता है कि ये एक लेजिटिमेट मेथड है किसी भी देश के इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे या फिर जो ग्लोबल विलेज है उसके नाम पे। इस तरह से प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज जो है इस तरह के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं दूसरे किसी देश से अपने देश के लिए। तो ऐसे में ये सब सारी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा अभी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए ये जो साइबर वारफेयर है इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। विथ cyber space all set to become the fifth dimension of warfare, countries around the world are busy to preparing for the face the threat of the cyber warfare. Attackers remain incognito. देखिए, सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में, जैसा कि हमने कहा ना कि इंफॉर्मेशन वार होगा, तो इंफॉर्मेशन वार इज अ टाइप ऑफ साइबर वारफेयर, ठीक है ना। तो आने वाले समय में इंफॉर्मेशन वार होना है। तो सारी कंट्रीज इसमें क्या कर रही है कि हर कंट्री जो है इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह के डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं कि जो इसमें मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो पीपल है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इनकॉग्निटो होते हैं। इनकॉग्निटो का मतलब वो उनकी जो पहचान होती है वो छुपी होती है, उसको कोई नहीं जान पाता है। ओके, उसके बाद एनोनिमिटी इज परहैप्स द बिगेस्ट एडवांटेज एसोसिएटेड विद द साइबर अटैक। एनोनिमिटी मतलब कि उनको कोई, उनकी पहचान छुपी हुई है, उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो साइबर वेपन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी यूज्ड इन पीस टाइम एंड ड्यूरिंग वार टाइम बोथ, ठीक है ना। जो साइबर वेपन्स हैं इन पे उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, और इसकी वजह से ये दोनों समय में यूज हो सकता है, चाहे वो पीस का टाइम हो चाहे वो वार का टाइम हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि अभी तक का जो हमारा एफर्ट्स रहा है उसमें क्या क्या किया जा रहा है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डीआरडीओ है, ऑब्वियसली हमको आरएनडी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो डीआरडीओ जो है वो कुछ ऐसे क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस डेवलप कर रहा है जो कि दो तरफा काम करेगा। मतलब ये पहला तो ये कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको डिफेंड करेगा, और दूसरा ये कि अगर बाहर से कोई चिप आ रहा है, कोई डिवाइस आ रही है, तो उसको एनालाइज करेगा और साथ में साथ साथ किसी अन्य देश के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी ब्रीच करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट भी अपने स्तर से काम कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। किसके लिए? अगर कोई कंप्यूटर इमरजेंसी है तो उसके लिए जो टीम बनाई गई है अलग अलग देशों में, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसके साथ एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करने के लिए अगर उनके यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो तुरंत इंडिया को रिपोर्ट करेंगे। इंडिया के पास अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो वो अन्य देशों को रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, तो इन सब देशों के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, ठीक है ना, ताकि जो है जल्दी से जल्दी अगर इस तरह का कोई चीज़, कोई घटना घट रही तो उस पर रिस्पॉन्स दिया जा सके। फिर उसके बाद एमयू रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी विल प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक तो जो आपदा के समय में वो साथ देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, जो पीस टाइम पे है उसमें भी नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो आने वाले समय में हम ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडियन है, ये भी एक अपना काम कर रही है, नोडल डिपार्टमेंट अंडर द एज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग इन इंडिया। तो थर्ड इनके बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इस तरह के मैटर्स पे अपना ध्यान रखती है और इस चीज़ों को देखती है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था,
ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसमें इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें अब जो भी आप इसके आगे जो भी सलूशन देना चाहते हैं, सेम सलूशन वही दिया जाएगा जो कि साइबर हम सिक्योरिटी वाले में पढ़ रहे थे कि हमको किस किस की चीज़ की ज़रूरत है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था वो था कि जो हमारे जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं वो सब बाहरी हैं, मतलब एक्सटर्नली रिसोर्स्ड हैं। तो उसको हम क्या करें, इंडिजिनियसली डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद R&D पे हम खर्चा करें, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, अपने आत्मनिर्भर बने इस सॉफ्टवेयर के सेक्टर में। आईटी सेक्टर इंडिया का इतना बड़ा है और फेमस है और एक्सपर्ट भी है इसमें। प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो हमको यही सब सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हमने देखा था कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हम मिलकर काम करें। फिर उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग फंक्शनल पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट and information technology industries facilitated by government of India will help make cyber space more secure। तो ऑब्वियसली मतलब कुल मिला के ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है, चूंकि उनके हाथ में ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके साथ हमको मिलकर के काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आईटी सिक्योरिटी जो ऑडिटर्स हैं इनको जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा और प्रमोट करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो इंडिया का लीगल सिस्टम है, बार बार हम इस बात पे फोकस करते हैं कि एक रोबस्ट जो लीगल प्रोसेस है उसको लाने की ज़रूरत है अपग्रेडेड मैनर में, ताकि आज के समय में भी और आने वाले समय में भी वो लागू हो। कुछ इस तरह से जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क हैं, उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो आज के समय में रिलेवेंट तो हो ही हो, आने वाले 10 साल में भी वो रिलेवेंट हो। ताकि क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो डे बाय डे चेंज होती रहती है, डे बाय डे अपग्रेड होती रहती है। तो ऐसे में हमारा जो लीगल सिस्टम होना चाहिए, जो हमारा जो भी हम अपने पॉलिसीज बना रहे हैं वो उसको जो दूरदृष्टि टाइप का इस तरह से होना चाहिए ना कि आने वाले समय में भी वो लागू हो। नहीं तो पता चला कि आज के हिसाब से हम अपना पॉलिसी ले आए और कल जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ और आ गया, तो हमारा पॉलिसी बेकार हो जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि हम एडवांस में कुछ ऐसे उसमें प्रोविजंस डालें जो कि आने वाले समय में हमारे काम के हों। फिर इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव पूल ऑफ टैलेंट इन द प्राइवेट आईटी सेक्टर व्हिच कैन बी फ्रूटफुल इन यूज एंड इफ यूज्ड इन प्रॉपर वे। आईटी सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, हम जो है सोर्स्ड सर्विसेज देते हैं अदर कंट्रीज को। अगर हम उसको अपने देश के लिए यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो साइबर स्पेस है वो काफ़ी सिक्योर होगा, ठीक है ना। द एक्सपर्ट्स आर साइबर सिक्योरिटी इन द प्राइवेट सेक्टर कैन बी इनवाइटेड टू ट्रेन द गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। जो प्राइवेट देखिए प्राइवेट सेक्टर के जो भी कंपनीज हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम गवर्नमेंट के साथ कंपेरिजन करें तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है। तो बेहतर यही है कि उनको इनवाइट कीजिए, गवर्नमेंट जो लोग हैं उनको ट्रेन करें, उनको चीज़ों को बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो है आने वाले समय में गवर्नमेंट एजेंसीज के जो लोग हैं वो खुद अपने स्तर पे जो भी साइबर सिक्योरिटी के इशूज हैं उसको वो डील कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 3-4 जो है वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या आगे करना चाहिए और अभी का क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।